हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित। मैं आज आपको चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का पार्ट 4 पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर का दूसरा नाम भी है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ रहे हैं उसमें चार्ज रेस्ट पर है, इसीलिए हम इस चैप्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोल सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ पढ़ने से पहले हम कुछ और पढ़ देते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट हमारे पास दो बॉडी हैं, एक बॉडी ए, एक बॉडी बी। इन दोनों बॉडी का मास कुछ ही मान लो m1 m2। ये दोनों बॉडी इनिशियली क्या है, न्यूट्रल है, मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। हमने आपको फ्रिक्शन मेथड के द्वारा चार्ज करना बताया था कि फ्रिक्शन मेथड से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो सपोज दैट मैंने इन दो बॉडी को आपस में रब किया मतलब इनको रगड़ा, तो क्या हुआ, इनके बीच में जो हीट एनर्जी होगी वो डेवलप होगी। तो इन दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस हीट एनर्जी को गेन करेंगे, और गेन करने की वजह से क्या होगा, उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जंप करने लगेंगे। सपोज 10 इस बॉडी से इस बॉडी में जंप किए, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जिस बॉडी से गया है उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो मैंने आपको ये पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये दोनों चार्ज, इनकी जो मैग्नीट्यूड होगी बराबर होगी। फॉर एग्जांपल, अगर इस बॉडी पे -2 कूलम चार्ज आ गए इस इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होने की वजह से, तो इस पे कितने चार्ज होंगे, प्लस की, क्योंकि प्लस चार्ज हो रहा ना, तो प्लस के 2 कूलम होंगे, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगी, 2 कूलम, बस इस पे नेगेटिव चार्ज में आएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आपको ये याद रखना है, जब भी फ्रिक्शनली हम कोई बॉडी चार्ज कर रहे हैं और यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होगा तो दोनों बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होगा वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, बट साथ में उनके अपोजिट साइन होगी। जैसे इसमें -2 कूलम तो इसमें +2 कूलम। तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसका फॉर्मूला है Q = ±n × E। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, जिसमें n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो जो बॉडी जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, तो ये n क्या शो कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 1 के 2 के 3 के 4, तो ये n शो कर रहा है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। और ये क्यू शो कर रहा है जो चार्ज डेवलप हो गए इन दो बॉडी पे। तो इस n की वैल्यू होती है 0 1 2 3 4 डॉट 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 n। कोई भी कंप्लीट नंबर, इंटीजर नंबर होना चाहिए। इसमें मैंने प्लस माइनस कर दिया है जो इंक्लूड कर रहा है, इसीलिए ओनली सिंपल हम इसीलिए 1 2 3 4 लग रहे हैं ओनली। इसमें पहले से मैंने प्लस माइनस लगा दिया है, इसलिए अब यहाँ पर ओनली 1 2 3 4 लेंगे हम। अब हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल जो कि क्वांटाइजेशन चार्ज पर बेस हैं। एग्जाम्पल जो मैं बताने वाला हूँ वो एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, जिसे आप देख सकते हैं। उस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें और उसको ध्यान से पढ़ें। मैं आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, एग्जाम्पल है, और इसी एग्जाम्पल के बाद हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है कि एक रॉड है और एक सिल्क क्लॉथ है। एक रॉड और एक सिल्क क्लॉथ को आपस में रब किया गया, फ्रिक्शनली इन दोनों को रब किया गया, मतलब इन दोनों को रगड़ा गया। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब हमने इन दो बॉडी को आपस में रब किया फ्रिक्शनली, तो क्या हुआ, बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। मैंने आपको पहले बताया फ्रिक्शन मेथड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके ट्रांसफर करने लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सपोज दैट इन दो बॉडी को फ्रिक्शनली हमने रब किया तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुए, तो रॉड पॉजिटिव चार्ज हो गई और ये क्या हो जाएगी, सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज। तो क्वेश्चन में यही बोला है कि मैंने इन दो बॉडी को आपस में रब किया, रब करने के बाद जो रॉड है उसने पॉजिटिव चार्ज किया और पॉजिटिव चार्ज गेन किया। तो पहला क्वेश्चन है पार्ट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि रब करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव रब करने के बाद जो रॉड है
रॉड ने पॉजिटिव चार्ज गेन किए और उसकी वैल्यू है प्लस 19.2 इंटू 10⁻⁹ कोलम। ये इसकी वैल्यू है जो रब करने के बाद रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि रॉड पॉजिटिव चार्ज हो चुकी है और उस पर चार्ज कितने हैं 19.2 इंटू 10⁻⁹ कोलम। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये तो आपको दिया है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है कि जब ये बॉडी दोनों बॉडी चार्ज हो गई, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो जो इलेक्ट्रॉन गए हैं कितने इलेक्ट्रॉन गए, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, हमें वो बताना है। तो मैंने आपको क्वांटाइजेशन चार्ज में बताया था Q इक्वल टू क्या होता है N इंटू ई, ये फॉर्मूला होता है, ऊपर आपको देख रहा होगा। तो इसमें Q क्या शो करता है कि बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो चुके हैं। N शो करता है कितने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, और E का मान कितना होता है आपको पता ही है। क्वेश्चन बोला है आपको इसको लेना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कोलम, आपको इतना इसका वैल्यू लेना है। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो हमें N की वैल्यू निकालना है। तो Q इक्वल टू हो जाएगा N इंटू ई, रॉड पे कितना पॉजिटिव चार्ज आया प्लस 19.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कोलम इक्वल टू N, जो कि है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब ये बॉडी एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हुई एक बॉडी नेगेटिव चार्ज हुई आफ्टर फ्रिक्शनली रबिंग। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है हमें ये निकालना है। तो ये N शो करता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन हैज ट्रांसफर्ड आफ्टर द बॉडी गेटिंग चार्ज, तो हमें यही निकालना है। और N इंटू ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कोलम। आप यहाँ से आप N इक्वल टू निकाल सकते हैं 19.2 इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड 1.62 इंटू 10⁻⁻⁹ कोलम। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेंगे 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब फ्रिक्शनली हमने दो बॉडी को रब किया, एक रॉड है और एक सिल्क क्लॉथ है, तो रॉड तो पॉजिटिव चार्ज हो गई और कुछ सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि सिल्क क्लॉथ पे जो नेगेटिव चार्ज आया वो कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो रॉड पे कितना चार्ज था, रॉड पे कितना था प्लस 19.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कोलम। तो सिल्क क्लॉथ पे कितना होगा, जस्ट चेंज द साइन, नेगेटिव साइन के साथ। तो क्यू सिल्क कितना होगा, मैंने आपको जो पहले समझा चुका हूं कि दोनों बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप होते हैं। तो यदि रॉड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुए जिसकी वैल्यू है 19.2 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻⁹ कोलम क्वेश्चन में दिया है, तो सिल्क क्लॉथ पे कितना होगा, जस्ट साइन अपोजिट -19.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कोलम। और साथ में यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9 इंटू 10⁻31 kg। तो क्वेश्चन बोल रहा है यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो इस देरी मतलब क्या कोई मास ट्रांसफर हुआ, यदि हुआ तो कितना मास ट्रांसफर हुआ। तो यस, यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, तो मास ट्रांसफर हो रहा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कितना मास ट्रांसफर हो चुका है। तो कैसे वो बताएंगे, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है इतना। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हम पहले निकाल चुके 12। तो टोटल मास ट्रांसफर कितना हो गया, टोटल मास ट्रांसफर कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9 इंटू 10⁻31 kg। तो 12 का कितना हो गया, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 12। तो इतना मास आपका ट्रांसफर हो चुका। तो ये मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूं। अब हम पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिए। सपोज दैट हमारे पास
दो पॉजिटिव चार्ज हैं Q1 एंड Q2, दो पॉजिटिव चार्ज, कुछ भी चार्ज हो, दो चार्ज हैं, दो पॉइंट चार्ज हैं जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है R। ये कैसे हैं? पॉइंट चार्ज। Q1 मैंने बताया था आपको चार्ज कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल Q या स्मॉल q से। तो दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2 जिनके बीच की डिस्टेंस है R, और ये वैक्यूम में रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं? वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम में रखे हुए हैं। तो कूलम्ब्स लॉ बोलता है कि जो ये दो चार्ज हैं जो वैक्यूम में रखे हुए हैं और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, तो कूलम्ब्स लॉ बोलता है, आपको पता है दो चार्ज हैं तो इन चार्ज के बीच में कुछ फोर्स लगेगा जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो कूलम्ब्स लॉ उस इलेक्ट्रिक फोर्स का कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला बताता है। तो कूलम्ब्स लॉ बोलता है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन विच इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है? कूलम्ब्स लॉ बोलता है, कूलम्ब्स लॉ ये बोलता है कि हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हैं जिनकी बीच की दूरी क्या है R। तो कूलम्ब्स लॉ ये बोलता है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस R है, चूंकि ये दो चार्ज हैं इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था चैप्टर में कि पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन फोर्स लगता है, अपोजिट साइन के चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, मैंने जैसे आपको बताया। तो कूलम्ब्स लॉ इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये दोनों चार्ज हैं तो इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला बताता है, और वो क्या है? कूलम्ब्स लॉ सेज के फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स 1/, समथिंग। तो इसको मैं लिख देता हूं, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस kept in vacuum is directly proportional to magnitude of product of charges and inversely proportional to the square of distance between charges। ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यदि हम आगे बढ़ते हैं, Q1 Q2 डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में R, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था? Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आप प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं K, Q1 एंड Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज इक्वल टू होता है 1/4 x नॉल, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। K कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ एन न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड कूलम का -2। तो ये है आपका
कूलम्ब्स लॉ। अगर आप इसमें के की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/4π(x0) इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ये आपका हो गया कूलम्ब्स लॉ। और ये जो फॉर्मूला है, मैंने आपको बोला था कि दोनों चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? वैलिड फॉर चार्जेस kept in vacuum, where E नोट क्या है? यहां पे E नोट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके, और वैक्यूम भी लिख सकते हैं आप। तो ये कूलम्ब्स लॉ है जिससे हम फोर्स निकाल सकते हैं, आप देख चुके हैं। और ई नोट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम। ई नोट परमिटिविटी मींस जो फोर्स लगता है उसको परमिशन देता है कितना फोर्स लगना है। तो अभी तो चार्ज वैक्यूम में रखी हुई है, तो जो ई नोट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम की है, तो ये उसके लिए फॉर्मूला है। और एक और चीज याद रखना, आपको पता है के इक्वल टू होता है 1/4π(x0). यहां से ई नोट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/k इंटू 4π। इसका वैल्यू होता है, ये आपको याद रखना है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 c² n-m-2। तो आपको जो ई नोट है, जिसे हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी यूनिट आप याद रख लीजिए। कई बार कंपटीशन में पूछी जाती है, डायरेक्ट कंपटीशन में पूछ ली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट इसकी यूनिट है ये। आगे बढ़ते हैं। Q1 Q2 इनके बीच की डिस्टेंस R, और कूलम्ब्स लॉ क्या है? F इक्वल टू 1/4π(x0) इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ये फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करके बता दिया है। अब ये फॉर्मूला जो है किसके लिए वैलिड है? वैक्यूम के लिए। मैंने आपको बता दिया है, यदि मान के चलो ये दो चार्ज मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ ड्राइव किया, तो मैंने बताया वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो ये फॉर्मूला उसके लिए। यदि ये दोनों चार्ज वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम में रखे जाते हैं, तो उसके लिए कूलम्ब्स लॉ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है। मैं आपको बताता हूं, उसमें एक नया टर्म ऐड हो जाता है। फॉर एनी मीडियम, अब मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूं, एनी मीडियम मतलब कुछ भी मीडियम हो, वैक्यूम, वाटर, ऑयल, गिलास में कुछ भी हो, कोई हो, फॉर एनी मीडियम, उसके लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/4 F इक्वल टू 1/4, अरे यार, F इक्वल टू 1/4π(ε) इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ये जो फॉर्मूला है, कोई भी मीडियम हो, कोई भी मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। इसको मैं थोड़ा और बताता हूं इसके बारे में। जो ई नोड है यहां पर जो ई नोड है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, यहां पर जो ई नोड है ये है, सॉरी ई नोड नहीं, ई है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। और इसका फॉर्मूला होता है, एक और टर्म में आपको याद बताता हूं, यहां पे ई आर इक्वल टू होता है ई अपॉन ई नॉट। एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, यहां से अगर आप ई का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ई आर इंटू ई नॉट। ई नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ई होता है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ई आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ई आर होता है रिलेटिव
परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यहां से देख सकते हैं ER क्या, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम मींस परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये आप देख सकते हैं ER इक्वल टू E नॉट अपॉन E नॉट। E क्या, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम और टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो यहां पर ER का वैल्यू होता है फॉर एयर, ER का वैल्यू होता है 1.006, फॉर वाटर ER का वैल्यू होता है 81। ओके, एंड एक और होता है फॉर ग्लास। ग्लास के लिए उसका वैल्यू होता है 3 to 4। 3 to 4 के बीच में कुछ वैल्यू सकती है, आप लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं देख चुका हूं, आपको किस किस का फॉर्मूला बता चुका हूं। ये फॉर्मूला है, ये वैलिड है यदि चार्ज वैक्यूम में रखे हुए हैं, दोनों चार्ज वैक्यूम में रखे हुए हैं और उनके बीच की डिस्टेंस R है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, 1/4πε इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ये फॉर्मूला है, ये वैलिड है फॉर एनी मीडियम, यदि चार्ज किसी भी मीडियम में रखे हुए हैं जिनकी बीच की डिस्टेंस क्या है R। तो वो चार्ज वाटर में भी हो सकते हैं, ऑयल में भी हो सकते हैं, गिलास में भी हो सकते हैं। उनके लिए बस जो यहाँ पर ER है इसका वैल्यू अलग अलग होता है, डिफरेंट। तो यहाँ देख सकते हैं फॉर एयर ER इक्वल टू 1.006, फॉर वाटर ER इक्वल टू 81 एंड फॉर गिलास ER की वैल्यू होती है 3 to 4। तो और मीडियम के लिए आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, वहां से आपको सब पीरियड सबके लिए मिल सकता है। तो मैं आपको बता चुका हूं कूलॉम्स लॉ फॉर वैक्यूम, कूलॉम्स लॉ फॉर एनी मीडियम, और अब मैं आपको कूलॉम्स लॉ के कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। जो सिंपल एग्जाम्पल है, इसके बाद हम धीरे धीरे थोड़े से एडवांस एग्जाम्पल पढ़ेंगे। पहले हम सिंपल एग्जाम्पल करेंगे जो बोर्ड में 1-1 नंबर के आते हैं, ज़्यादा उसका कोई वेटेज नहीं होता है। फिर आते हैं मीडियम क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के, और फिर आते हैं थोड़े से एडवांस क्वेश्चन जो और ज़्यादा वैल्यू के होते हैं और ज़्यादा उसका मार्क्स होता है। तो हम सब प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, इजी, फिर उसके बाद मीडियम, फिर उसके बाद टफ। और मीडियम और टफ क्वेश्चन आपके जेई मेन में भी आ सकते हैं और टफ क्वेश्चन आपके जेई एडवांस में भी आ सकते हैं। मैं दोनों प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और साथ में मैं जेई एडवांस और जेई मेन के भी लेक्चर डालूंगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो हम अभी 2 एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद फिर हम टफ एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर है Q1 एंड Q2, 2 चार्ज हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R, और R का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, और Q1 का मान दिया है हमें, Q1 का वैल्यू दिया है 2.5 माइक्रो कूलम। मैंने आपको बताया था चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने पहले बता दिया था। जो C है, C शो करता है कि कोई बॉडी पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और 2.5 शो कर रहा है कितना चार्ज है। तो यहां पर Q1 इक्वल टू हो जाएगा 2.5 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶ कूलम, और Q2 का मान दिया है हमें 4.3 माइक्रो कूलम, बराबर हो जाएगा 4.3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, एंड R की वैल्यू कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, हमें निकालना है इन दोनों के बीच में, और दोनों क्या दिए हैं, पॉजिटिव चार्ज दिए हैं। कैसे, दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता देता हूं, मैं भूल गया। यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स इस तरह होगा, बाहर की तरफ लगेगा,
अगर दोनों में पॉजिटिव चार्ज है। यदि दोनों में नेगेटिव चार्ज है तो भी फोर्स बाहर की तरफ लगेगा इस डायरेक्शन में। जो फोर्स इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्ट हो रहा है जो फोर्स, वो फोर्स इन दोनों चार्ज पे लगेगा, बट रिपल्सिव फोर्स मतलब बाहर की तरफ लगेगा। और यदि दोनों में नेगेटिव होगा तो जो फोर्स लगा है इन दोनों के बीच में वो भी बाहर की तरफ लगेगा। ओके, जो फोर्स इन दोनों के बीच में जो एफ जो फोर्स है जो इन दोनों चार्ज के बीच में एक्ट कर रहा है, जो कि मैं निकालना है, वो क्या है, इन दोनों चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इधर और इधर। रिपल्सिव फोर्स है मतलब बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ रिपल्सिव फोर्स। अगर अपोजिट साइन वाले हो तो उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स, मैंने बताया था। तो उनमें कैसे लगते हैं, अंदर की ओर। अट्रैक्शन मीन्स आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फोर्स ऐसे लगेगा। ठीक है, तो ये साइन याद रख लीजिए, ये आपको समझ सकते हैं। तो हम कैलकुलेट करेंगे एफ इक्वल टू क्या होता है, के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको मैं बता चुका हूँ फॉर्मूला। यदि आप इसमें वैल्यू रखेंगे, की का मान कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10⁻⁻6 कोलम, इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है 4.3 इंटू 10⁻6 कोलम अपॉन आर बराबर कितना दिया 4 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 60.46 न्यूटन। आपको पता है फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो मैं आपको ये बता चुका हूं, तो फिर से देख लीजिए, जब भी दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इन दोनों को बाहर की तरफ लगेगा। ओके, यदि दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा, वो भी बाहर की तरफ लगेगा। कैसा लगेगा, बाहर की तरफ, रिपल्सिव फोर्स। ओके, रिपल्सिव। और यदि दोनों अपोजिट साइन के होंगे, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो अंदर की तरफ लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, आपस की एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे। ओके, और यही हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। और कितना फोर्स है 60.46 न्यूटन। एक चीज याद रख लीजिए, जो कोलम होती है ना, वो जो मैंने बताया वो बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो उसके लिए आप ऐसे कुछ याद रख लीजिए, 1 माइक्रो कोलम बराबर होता है 10⁻⁻6 कोलम। 1 मिली कोलम इस बराबर होता है 10⁻³ कोलम। 1 नैनो कोलम इक्वल टू होता है 10⁻⁹ कोलम। ये आप याद रख लीजिए, ये बहुत काम आएगा। 1 माइक्रो कोलम इक्वल टू 10⁻⁻6 कोलम, 1 मिली कोलम इक्वल टू 10⁻³ कोलम, 1 नैनो कोलम है 10⁻⁹ कोलम। हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, और मैंने आपको बता दिया था इसमें कि ये दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज, देख सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स रहेगा, ये फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। और फोर्स कैसा लगेगा, बाहर की तरफ रहेगा। अब हम पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल्स आज मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसमें सारे एग्जांपल होंगे, और अच्छे एग्जाम्पल होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होंगे जो आपके बोर्ड में काफ़ी आते हैं और आपको कॉन्सेप्ट में हेल्प करेंगे। आप अच्छे क्वेश्चन भी कर सकते हैं उनके माध्यम से। सेकंड क्वेश्चन है कि सेम Q1 Q2 दो चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज हैं, याद रखना पॉइंट चार्ज। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r, और r का मान दिया है यहाँ पे आपको, r इक्वल टू दिया है 6 सेंटीमीटर। Q1 का मान दिया है 5 माइक्रो कोलम, तो बराबर हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 कोलम। Q2 दिया है -10 माइक्रो कोलम, तो ये कितना हो जाएगा -10 इंटू 10⁻⁻6 कोलम। अब आपको इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। एक चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज, देख सकते हैं। एक चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज, मतलब एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो किस तरह होगा, अट्रैक्टिव होगा, अंदर की तरफ। कैसा होगा, अंदर की तरफ। ये फोर्स हमें निकालना है।
और जो कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा, जो कि इन दोनों चार्ज के बीच में जो आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, उसको हमें मान निकालना है। तो उसका मान क्या होता है, सिंपली वही है K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें आप मान रख दीजिए सिंपली 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6 कोलम, Q2 है -10 इंटू 10⁻⁻6 कोलम डिवाइडेड कितना डिस्टेंस कितना है, r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 125 न्यूटन विथ माइनस साइन। अब आप सोच रहे हैं माइनस साइन क्यों, तो माइनस साइन ये शो कर रहा है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो क्या है, अट्रैक्टिव। कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, इन दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स। क्योंकि यहां पर जो हमने Q2 की वैल्यू है ना, वो क्या माइनस साइन मिली, यानी एक चार्ज नेगेटिव है एक चार्ज पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है, अट्रैक्टिव। तो इसीलिए ये माइनस साइन आया, जो शो करता है कि इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है, अट्रैक्टिव। ओके, तो थैंक यू। अब आने वाली इस वीडियो में हम आपको इसके कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ाएंगे और साथ में हम उसके एडवांस एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अभी तो हमने इजी एग्जाम्पल पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे मीडियम एंड टफ एग्जाम्पल, एडवांस एग्जाम्पल, जो आपके जेई मेन और जेई एडवांस में हेल्प करेंगे और साथ में आपको बोर्ड की तैयारी में स्ट्रांग हो जाएंगे। तो थैंक यू, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमें, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो डालूं। और याद रखना, मैं साथ में गेट उसके लेक्चर भी डालूंगा जेई मेन और जेई एडवांस के, ताकि आपको कंपटीशन में हेल्प हो सके। और याद रखना, मैं जब बताऊंगा जेई मेन और जेई एडवांस के, तो मैं साफ साफ बोल दूंगा वो लेक्चर केवल जेई मेन और जेई एडवांस के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं है। थैंक यू, आप हमारा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।